स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास का जो टॉपिक हम आपको करा रहे हैं उसमें हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कराएंगे। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें और सभी छात्र क्या करें, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहें। प्रीवियस ईयर पेपर हमने ऐप पर डाल दिए हैं, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और 10 प्रीवियस ईयर पेपर जो सीटेट ने कराए हैं वही पेपर हमने ऐप पर डाल दिए हैं, फ्री हैं, ठीक है। और उनकी आंसर की भी डाल दी है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करें और आंसर की से मैच करें। पहले टॉपिक समझते हैं। तो इसमें हम आपको जो टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम आपको कराएंगे। तो इसमें समझते हैं। पहला बहुभाषा या बहुभाषावाद या बहुभाषीय कक्षा। बहुभाषीय कक्षा, बहुभाषीय कक्षा को समझते हैं या फिर इसे ही कहते हैं बहुभाषावाद, बहुभाषावाद, ठीक है। तो क्या होता है एक एक करके इसे समझते हैं। जो बहुभाषावाद है तो यहाँ पर बहु का मतलब बहुत हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बहुभाषी कक्षा यानी जिस कक्षा में क्या है, दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग हो या दो या दो से अधिक भाषाओं के माध्यम से पढ़ाया जाए, ठीक है। जिस कक्षा में क्या है, दो या दो से अधिक, जिस कक्षा में दो या दो से अधिक भाषाओं के माध्यम से पढ़ाया जाए, ठीक है। दो या दो से अधिक भाषाओं के माध्यम से पढ़ाया जाए, वो कौन सी कक्षा होगी, बहुभाषी कक्षा होगी, ठीक है। तो ऐसी कक्षा जिसमें दो या दो से अधिक भाषाओं के माध्यम से पढ़ाया जाता है बहुभाषी कक्षा कहलाती है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं ऐसी कक्षा जिसमें बहुत सी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, तो वह कौन सी होती, बहुभाषी कक्षा कहलाती। क्योंकि जो छात्र होते हैं उन्हें अलग अलग भाषा आती है, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, उन्हें क्या है, मातृभाषा भी आती है, क्षेत्रीय भाषा भी आती है, ठीक है। अपने क्षेत्र की भाषा भी आती है और जो मातृभाषा होती है वो भी आती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषावाद की सिफारिश भी की गई है। उसमें बताया गया है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। किसमें, एक तो मातृभाषा में, ठीक है। और कौन सी भाषा, क्षेत्रीय भाषा में। मातृभाषा एंड क्षेत्रीय भाषा जो उसके क्षेत्र में बोली जा रही है, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये किसकी सिफारिश है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बताया गया है, ठीक है। यदि बच्चे को एक से अधिक भाषाएं आती हैं तो शिक्षक को क्या है, एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। संसाधन के रूप में क्यों देखना चाहिए कि उससे क्या है, और भी बच्चे एक से अधिक भाषा को सीखेंगे, एक से अधिक भाषा को समझेंगे, ठीक है। तो क्या है, शिक्षक को उस छात्र का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक को क्या है, उस छात्र का सम्मान करना चाहिए। और जो बहुभाषिकता जो विचार है, बहुभाषिकता जो विचार है उसका भी सम्मान करना चाहिए। किसी को यदि छात्र को दो या दो से अधिक भाषाएं आती हैं तो उसका क्या है, उसे संसाधन के रूप में देखना चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए, ठीक है। तो और प्रश्न भी किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो हम बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट समझ लेते हैं। यह है आपकी संरचनावादी या रचनावादी कक्षा, या फिर हम कह सकते हैं सामाजिक संरचनावादी कक्षा, सामाजिक संरचनावादी कक्षा, ठीक है। या फिर इसे ही कह सकते हैं संरचनावादी या फिर रचनावादी। क्या कहेंगे, रचनावादी। ये कौन सी कक्षा होती है, रचनावादी कक्षा। इसमें क्या होता है इसे समझते हैं।
जो संरचनावादी कक्षा होती है इसमें बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, ठीक है, और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। यहाँ पर सामाजिक संरचनावादी या फिर संरचनावादी कहें। अगर सामाजिक संरचनावादी है तो इसका मतलब ये है कि सामाजिक संरचनावादी है तो इससे क्या है, बच्चे में क्या है, सामाजिक गुणों का विकास होगा। क्या होगा? सामाजिक गुणों का विकास होगा। बच्चे में क्या है, सामाजिक गुणों का विकास होगा। बच्चे में क्या है, सामाजिक गुणों का विकास होगा, ठीक है, सामाजिक गुणों का विकास होगा। और सहयोग की भावना का विकास होगा। किसका विकास होगा? जब साथ बैठ के पढ़ेंगे तो सहयोग की भावना का भी विकास होगा। सहयोग की भावना का विकास होगा। सहयोग की भावना का विकास होगा, ठीक है, विकास होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? एक सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। एक सामाजिक संरचनावादी कक्षा में सहयोग प्रायोजित कार्य आकलन विधि अधिक प्रयुक्त रहेगी, ठीक है। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, ये जो आपकी सामाजिक या संरचनावादी कक्षा होती है उसमें ये होता है कि बच्चे आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करते हैं। अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं? दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ही सृजनात्मक कक्षा। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन्हें समझते रहें। सृजनात्मक कक्षा। तो सृजनात्मक कक्षा को समझते हैं। सृजनात्मक कक्षा क्या है? तो सृजनात्मक कक्षा समझते हैं। सृजनात्मकता होती है वो क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। हम ये कह सकते हैं सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी, तो ये क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। तो इसका जब मानसिक प्रक्रिया है, ये क्या है? मानसिक प्रक्रिया। सृजनात्मकता कहें या सृजनात्मक कहें, ये क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। जब मानसिक प्रक्रिया है तो दिमाग से संबंधित क्या क्या होता है? बुद्धि होती है, बुद्धि आती है, कल्पना आता है, कल्पना, और क्या आता है? तर्क है, चिंतन है, ये सभी दिमाग से ही संबंधित होते हैं, ठीक है। विचार विमर्श करना, ये भी दिमाग से ही संबंधित है। विचार विमर्श, समस्या समाधान, ठीक है, ये मानसिक क्रियाएं हैं सभी। समस्या समाधान, ये सभी क्या है? दिमाग से ही संबंधित हैं, ठीक है। तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे क्या होता है? जो सृजनात्मक कक्षा होती है उसमें जो बच्चे होते हैं वो क्या है? कल्पनाशील उत्तर देते हैं, ठीक है, यानी तर्क शक्ति का उनमें विचार होता है, ठीक है। तो जो भी वो उत्तर देंगे, यदि आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्या है? अपने दिमाग से सोच समझकर उत्तर देंगे, ठीक है। तो उनमें जो सृजनात्मक कक्षा होती है, इस कक्षा में बच्चों का मानसिक विकास करने वाली जो क्रियाकलाप होते हैं वो कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसमें सृजनात्मक कक्षा में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सभी प्रश्न आपके पेपर में पूछे हुए हैं, उसी से संबंधित बता रहे हैं हम। जैसे बाल केंद्रित कक्षा। बाल केंद्रित कक्षा कौन सी होगी? जिसमें बालक के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए,
ठीक है। जिस शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक हो, तो बालक की रुचि, ठीक है, तथा मानसिक स्तर। मानसिक स्तर का मतलब ये है, अगर कोई बच्चा एक क्लास में पढ़ रहा है और उसे 8 क्लास के गणित के प्रश्न कराए जाएं, तो उसके मानसिक स्तर के अनुसार नहीं है, ठीक है। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित कक्षा वही है जिस कक्षा में बालक की रुचियों तथा मानसिक स्तर के अनुसार उसे शिक्षा प्रदान की जाए। तो ऐसी जो कक्षा होगी या ऐसी जो शिक्षा होगी वो क्या होगी, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगी, और ऐसी कक्षा होगी वो बाल केंद्रित कक्षा कहलाएगी, ठीक है। अब देखते हैं प्राथमिक कक्षा। प्राथमिक कक्षा, प्राथमिक कक्षा, जब ये पेपर में आपके प्रश्न आएंगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिलेगी कि हाँ कैसे प्रश्न का आंसर लगाना है, नहीं तो सभी आपको एक से ही लगेंगे। जो प्राथमिक कक्षा होती है, जो प्राथमिक कक्षा होती है उसमें कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। किसके माध्यम से? कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, या फिर उन्हें क्या है, चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। किसके माध्यम से? चित्र दिखाए जाएंगे चित्रों के माध्यम से, या फिर खेल विधि से पढ़ाएंगे, ठीक है। जो प्राथमिक कक्षा है उसमें क्या है, बच्चों को कहानी के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, या फिर खेल विधि से पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रगतिशील कक्षा। प्रगतिशील कक्षा, या कक्षा हो या शिक्षा हो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक नहीं है। जैसे क्लास में बैठा कर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो कक्षा हो गई, और जो उसे शिक्षा दे रहे हैं क्लास में वो शिक्षा हो गई। तो प्रगतिशील कक्षा कहें या फिर प्रगतिशील शिक्षा कहें, तो जो प्रगतिशील शिक्षा दी जाएगी कक्षा में बैठाल के, तो वही तो प्रगतिशील कक्षा कहलाएगी ना, ठीक है। तो प्रगतिशील शिक्षा को समझ लेते हैं पहले, तो प्रगतिशील कक्षा को आप समझ जाएंगे। तो इस शिक्षा का उद्देश्य बालक की शक्तियों एवं योग्यताओं का विकास करना है। इस शिक्षा में बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखा जाता है। यह शिक्षा यह बताती है कि जो शिक्षा है वो बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं बालक की रुचियों के अनुसार, क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है, तो बालक को केंद्र में रखकर ही पढ़ाएंगे, बालक के रुचियों के अनुसार, बालक के मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाएंगे। और जो प्रगतिशील शिक्षा कहें या प्रगतिशील कक्षा कहें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, करके सीखने पर बल दिया जाता है। करके सीखने पर, करके सीखने पर बल दिया जाता है। यानी जो बालक हैं, जो छात्र हैं, वो करके सीखें। छात्र क्या हैं? स्वयं करके सीखें। जब किसी भी कार्य को छात्र स्वयं करके सीखेंगे तो क्या है, उसे वह सरलता से समझ जाएंगे। तो प्रगतिशील जो आपकी शिक्षा है वो करके सीखने पर बल देती है, ठीक है। इस शिक्षा में बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखा जाता है। इस शिक्षा में लचीलापन होता है। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें क्या है, लचीलापन होता है, यानी उसमें बदलाव की गुंजाइश होती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रगतिशील कक्षा थी। नेक्स्ट इसी में समझ लेते हैं समावेशी कक्षा। हालांकि ये टॉपिक हमने अलग से कराया था, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ठीक है, या फिर समावेशी कक्षा लिख के आए तो लगभग बात एक ही है कि उस कक्षा में जो शिक्षा दी जा रही होगी वही समावेशी, अगर शिक्षा उस कक्षा में दी जाएगी तो वो समावेशी कक्षा कहलाएगी, ठीक है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वही चीज़ है, थोड़ा आपको समझना है, डायरेक्ट रटना किसी को नहीं है। तो समावेशी जो आपकी शिक्षा होती है उसमें क्या होता है, सामान्य बालक होते हैं, सामान्य बालक, और होते हैं विशिष्ट बालक। कौन से? विशिष्ट बालक। इन दोनों को
एक ही क्लास में शिक्षा दी जाए तो वो समावेशी शिक्षा होती है, ठीक है। और एक ही क्लास में शिक्षा दी जाए तो वो समावेशी कक्षा कहलाएगी, ठीक है। विशिष्ट में दो प्रकार के आते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, और कौन से आते हैं आपके, प्रतिभाशाली भी आएंगे, अक्षम बालक भी आएंगे। अक्षम में हम कह सकते हैं दिव्यांग वगैरह, जो भी वो बालक आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आते हैं। तो प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। कितनी? 140 से प्लस होती है, ठीक है। और सामान्य की जो बुद्धि लब्धि होती, सामान्य बालक की, वो 90 से 110 होती है, ठीक है। कभी कभी पूछा जा सकता है बुद्धि लब्धि, तो ये पूछा भी जा सकता है। तो इस प्रकार आपने ये समझे, जैसे इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। समझते हैं इसको कैसे करते हैं। ये प्रश्न है आपका, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को, ठीक है। तो बहुभाषी कक्षा है यानी एक से अधिक भाषाओं का जिसमें समावेश है, ठीक है। तो यानी भाषाओं की विविधता है इसमें। अब समझते हैं क्या क्या पूछा गया है। तीन ऑप्शन हम क्रॉस करेंगे यानी हटाएंगे, गलत साबित करेंगे, और एक उसमें से सही निकलेगा। कैसे निकलेगा पढ़ते हैं। पहला, वार्तालाप के लिए मातृभाषा के प्रयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। निरुत्साहित नेगेटिव अर्थ देता है, ठीक है। ये क्या है? नेगेटिव अर्थ देगा, तो ये गलत होगा। निरुत्साहित नहीं करेंगे, प्रोत्साहित करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए, तो ये गलत बात है। जब बहुभाषा कक्षा है या बहुभाषावाद कक्षा है या बहुभाषी कक्षा है तो इसमें बहुत सी भाषाओं का सम्मान करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थी को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। तो विविधता का तो सम्मान करेंगे ही, तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये भी देख लेते हैं, ये गलत क्यों है। चौथा, एक लक्ष्यांक भाषा, यहाँ एक भाषा की बात की जा रही है, इसलिए ये गलत है। अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए, तो ये गलत वैसे ही अर्थ दे रहा है, तो इस प्रकार आपको करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? संरचनावादी कक्षा का लक्षण है, तो आप देखेंगे कि अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते नहीं, सक्रिय होते हैं। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने की बात नेगेटिव अर्थ दे रहा है। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चे प्रश्न पूछें, क्यों नहीं पूछेंगे? यदि पूछेंगे नहीं तो उन्हें समझ में कैसे आएगा, ठीक है। तो ये गलत है। तो अब बचा चौथा, कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। सही बात है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार आप प्रश्न के आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीखने के 2024 का पेपर है और ये सभी पेपर 2023, 21, 18, 19 ये सभी पेपर हमने ऐप पर डाल दिए हैं, ठीक है। और ऐप से आप देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर डले हैं? ये सभी पेपर ऐप पर हैं, तो ऐप डाउनलोड कर लें। आपको क्या करना है? ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे तो कहाँ पर मिलेंगे ये पेपर? ये इस वाले में मिल जाएंगे आपको। कहाँ पर मिल जाएंगे? इस वाले में, PDF नोट्स वाले में आपको पेपर मिल जाएंगे। और जो छात्र नए हैं उन्हें बता दें कि ये ऐप है, तो ये नाम सर्च करेंगे आप, तो इस प्रकार से ये प्ले स्टोर पे ये आप नाम सर्च करेंगे और इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये ऐप है और इसमें आपको CTET के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। 10 पेपर हमने डाल रखे हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये सभी पेपर हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से अपने क्या है प्रैक्टिस करते रहें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हम भी वही पेपर सॉल्व करा रहे हैं, हम भी क्या है वही पेपर आपके सॉल्व करा रहे हैं, तो आप भी देखेंगे कि वही पेपर हम भी सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो समझते हैं, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार
इस बात की वकालत करते हैं कि क्या करते हैं, शिक्षार्थी दूसरे से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते नहीं, सक्रिय रूप से। जब कोई आदमी सीखने के लिए तत्पर है तो इसका मतलब वो सक्रिय है, समझ रहे हो ना। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये सही चीज़ है। और दो गलत क्यों हुए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। व्याख्या की बात नहीं होगी, ठीक है, व्याख्या की बात नहीं होगी, व्याख्या नेगेटिव अर्थ देता है। प्रत्याहार और दोहराव की बात नहीं होगी, दोहराना, रटना, ठीक है, ये गलत चीज़ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये प्रश्न था, इसका आंसर दूसरा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक कक्षा में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है, एक करके समझते हैं। तीन ऑप्शन इसमें से हम कट करेंगे। कैसे करेंगे, चौथे से स्टार्ट करते हैं। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं की बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करता है। देखो, प्राथमिक कक्षा है, बच्चे छोटे हैं, बच्चे एक क्लास में हैं, अब वो सीख रहे हैं पहली बार पढ़ना। अब आप क्या कर रहे हैं, मूर्त वस्तुएं उन्हें नहीं दिखा रहे हैं, संकेतों के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं कि ऐसे आ बनेगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, ऐसे आ बनेगा, ठीक है, ऐसे नहीं, उसे चित्र के माध्यम से समझाया जाता है, उसे चित्र दिखाए जाते हैं। जो भी आपको सिखाना है, जैसे आपको सिखाना है फलों के नाम, जैसे सेब है तो आपको सेब का चित्र दिखाओ, ठीक है, मूर्त वस्तु दिखाओ सामने, या तो सेब को लेके जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ पर मूर्त वस्तुओं की बजाय कह रहा है, यानी मूर्त वस्तुओं से कोई मतलब नहीं, तो ये गलत चीज़ है। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करे, यानी मातृभाषा को छोड़े, मातृभाषा से कोई मतलब नहीं, तो ये गलत चीज़ है। मातृभाषा को तो वैसे भी, मातृभाषा से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो यही कहती है, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा से बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर दे, जब जोर देने की बात हो और उसे लागू करे, तो ये गलत चीज़ है। जो बच्चे होते हैं, औपचारिक शिक्षा विद्यालय वाली शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा जो घर में, परिवार में, आस पड़ोस से बच्चे सीखते हैं। तो जहाँ से भी ज्ञान मिले, चाहे औपचारिक मिले चाहे अनौपचारिक मिले, ये नहीं कि नहीं विद्यालय में सीख रहे हैं वही ज्ञान है, ये नहीं, तो ये गलत हो गया। बचा पहला। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। या ठोस उदाहरणों का मतलब ये नहीं है कि कोई कठोर नियम लागू किया जा रहा है। ठोस उदाहरण का मतलब ये है कोई मूर्त वस्तु दिखाकर उसे समझाए बच्चों को, तो ये है, ठीक है, अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए। तो ये इन चारों ऑप्शन में से ये एक बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर भी वही देना पड़ता है कि 3-4 में से कौन सा सही है। हो सकता है वही प्रश्न, वही ऑप्शन किसी और में गलत साबित हो जाए जब इससे अच्छा ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। ये चीज़ें भी समझनी चाहिए, तभी तो सीटेट में फेल होते हैं, ठीक है। तरीका यही है, 3 ऑप्शन क्रॉस करने होंगे। नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। ये सभी आपको हमने पेपर 2024 के ही पेपर से प्रश्न कराए हैं, 2024 से, जो आपको जो अभी कराया था सामाजिक संरचनावादी और प्राथमिक कक्षा वाला और प्रगतिशील शिक्षा, ये वाला, ये 3 प्रश्न 2024 से ही हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण। तो पहली बात तो यह मानकीकृत स्टैंडर्ड भी गलत है और परीक्षण भी गलत है, ठीक है, परीक्षण की बात नहीं होगी। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं, सक्रिय, ठीक है। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि विज्ञान विषय आप पढ़ते हो तो वहाँ प्रैक्टिकल होता है, तभी तो विश्वास होता है कि ये हुआ है, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, तो ये क्या है, ये सही है। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए,
ठीक है। पूर्व निर्धारित थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इसमें लचीलेपन की कोई गुंजाइश नहीं है, पूर्व निर्धारित नहीं, क्योंकि वर्तमान में आप गए तो पाठ्यक्रम को चेंज भी कर सकते हो या पाठ्यचर्या को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक नहीं हो सकती, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के जो बच्चे होते हैं, भिन्न भिन्न कक्षा में क्या है, सभी कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है, सभी कह सकते हैं बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो ये थोड़ा कम सही लग रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा सही ये लग रहा है। ठीक है, प्रमाणिक यानी सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, ये बेस्ट लग रहा है। हालांकि यहाँ ये अगर ये नहीं होता तो ये सही होता, समझ रहे हैं ना। तो सीटेट यही कहता है कि 4 में से बेस्ट कौन सा है, तो इस प्रकार आपको करना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, सभी फ्री में पेपर हैं, ऐसा नहीं कि आपसे कोई चार्ज लिया जा रहा है, सभी फ्री में पेपर है। 10 पेपर अगर आपने लगा लिए तो आप ये समझो कि 150 एक पेपर में हैं, और 10 पेपर आपने लगा लिए तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1500 क्वेश्चन हो गए। वो आपके पेपर में आने हैं 150, तो आपके पास इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप 150 में से कम 120 प्लस तो कर ही दोगे, समझ रहे हो ना। तो ये यही टेक्निक है, वरना आप कितना भी पढ़ लें तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।